So students, in the last video, as we have seen about the case of Ghana, which was the country Western Africa, we have seen about this, and in this part we will see the topics which are ahead now. So the topic is recent phase. We will continue now. And Ghana, the person active was Nkrumah, was the son of goldsmith. Okay, this we have seen. Now we will see about the recent phase, and in this topic we will see कि धीरे धीरे कैसे कंट्रीज जो थे किसकी तरफ बढ़ते हैं, डेमोक्रेसीज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि पूरा हम कंट्री में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो पोलैंड क्या है, फ्री हो जाता है सोवियत यूनियन से 1989 और 90 में। तो पोलैंड के साथ साथ कुछ और जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं वो फ्री हो जाते हैं सोवियत यूनियन से 1989 और 1919 में। और सोवियत यूनियन धीरे धीरे किसमें ब्लॉक हो जाता है, 15 रिपब्लिक्स में, कंट्रीज में। अब इसके अलावा क्या होता है, जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है वहां पर भी चेंजेस बड़े लेवल पर टुक प्लेस होते हैं। जैसे कि वहां पर ट्रांजिशन होता है फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी 1990s में। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या देखा गया, ट्रांजिशन देखा गया, किसमें, आर्मी रूल से किसमें बदले, वो डेमोक्रेसीज में बदले। और नेपाल में जो किंग थी उन्होंने पावर्स किसको दी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वहां पर स्टैब्लिश हुआ, और वो किसके थ्रू गाइड किया जाता है, इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू। यानी हम बात करें तो नेपाल में कंप्लीट मोनार्की की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पे डेवलप हो गई थी, जिसमें इलेक्टेड लीडर्स थे। फिर अगर 1999 की बात करें तो जनरल जो मुशर्रफ थे वापस रेफरेंडम के थ्रू आपने पढ़ा है, वो आर्मी रूल लेकर आ जाते हैं, मिलिट्री रूल। और 2005 में जो नए किंग होते हैं नेपाल में वो डिसमिस कर देते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी थी उसको, और वापस से किसको ले आते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम दैट पीपल हैड वॉन इन द प्रीवियस डिकेड्स। वापस से वहां पर पॉलिटिकल फ्रीडम कंप्लीट आ जाती है। तो हम इससे क्या समझ पा रहे हैं, तो रेगुलर नहीं रहा है सिस्टम कभी भी, डेमोक्रेसी का बदलता रहा है, ठीक है, हमेशा से। इसके बाद अगर हम कंक्लूड करें तो 2005 तक ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज वर देयर हु वर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम्स एंड अप्रॉक्स 80 कंट्रीज वर स्टिल नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इसके बाद में हम आगे देखते हैं द केस ऑफ म्यांमार, ठीक है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इस केस स्टडी में आपको समझने को मिलेगा कि कैसे एक लेडी ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। तो लेट्स स्टार्ट। तो म्यांमार जो कि पहले क्या कहलाता था, बर्मा, वो उन्होंने कॉलोनियल रूल रहा वहां पर भी, और 1948 में वो इंडिपेंडेंस गेन करते हैं और वहां पर एक डेमोक्रेटिक रूल स्टार्ट होता है। अब 1948 में ये सब हो गया, बट द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1962। 1948 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट होता है, 1962 में एंड हो जाता है म्यांमार में, बर्मा में। अगेन यहाँ पर किसने अटैक कर लिया है, मिलिट्री कॉप, यानी मिलिट्री रूल यहाँ पर भी अटैक कर लेता है, ठीक। आगे हम देखेंगे, देखो मिलिट्री अटैक कहाँ कहाँ पर हो रहा है। आपने जो केस स्टडीज पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पोलैंड में हुआ, ठीक है। उसके बाद में आपने जो केस स्टडीज पढ़े वहां पर भी कभी ना कभी क्या हो रहा है, मिलिट्री रूल हो रहा है या फिर कोई पार्टी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। गाना में भी मिलिट्री कंट्रोल करती है और म्यांमार में भी ऐसा ही होता है। और 1919 में जब इलेक्शंस होते हैं फर्स्ट टाइम 30 साल के बाद, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो जिसकी लीडर थी आंग सैन सू की, जो शूची के नाम से, शूकी के नाम से प्रोनाउंस होती थी, वो इलेक्शंस जीत जाती हैं। But the military leaders of Myanmar refused to step down and did not recognize the election result. इलेक्शन होते हैं, ठीक है, म्यांमार में 30 इयर्स के बाद, और जो शूची थी वो इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है बिकॉज मिलिट्री वाज हैविंग पावर देयर। और मिलिट्री उनको क्या करती है, put the elected pro democracy leader including Shuki under house arrest. हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है शुकी और अलग पॉलिटिकल लीडर्स को। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो थे accused of even the most trivial offense has been
इन जेल, जो बाकी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। पब्लिकली एयरिंग व्यूज एंड इशूइंग स्टेटमेंट क्रिटिकल्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, बहुत बुरा भला कहा जाता है, और जो भी गलत कहता है तो अगेन द मिलिट्री वाज ट्रीटिंग देम बैडली, ये सारी चीजें जैसे कि हमने देखी। एंड 6 to 10 lakh people in the country have been uprooted from their homes and have taken shelter elsewhere। बहुत सारे कंट्रीज रिफ्यूजीज की तरह बन जाते हैं, उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है अपने ही कंट्रीज से, 10 लाख अप्रॉक्स पर्सन को, 6 to 10 लाख पर्सन को। और हाउस अरेस्ट के बाद भी जो शुक्की थी वो अपना कंटिन्यू रखती है स्ट्रगल या कैंपेन डेमोक्रेसी के लिए, और बहुत स्ट्रगल करती है। इंटरनेशनल लेवल पर उनको रिकॉग्निशन मिलता है, नोबेल प्राइज से अवार्ड किया जाता है। एंड पीपल इन म्यांमार स्ट्रगलिंग टू डिस्प्रेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री, और उनका स्ट्रगल जारी रहता है पीपल इन म्यांमार का फॉर एस्टैब्लिशिंग एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लेसन का, क्योंकि अभी तक तो हमने केस स्टडीज पढ़े, ऑल्दो दीज वर आल्सो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, आपसे लीडर पूछ लिया जाता है, उसका जो पार्टी वगैरह का नेम है वो पूछ लिया जाता है, कहाँ का था, कहाँ पर स्ट्रगल किया, ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो एक चीज तो अंडरस्टूड है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर वर्किंग एट द इंटरनेशनल और द वर्ल्ड लेवल, ये बहुत क्लियर चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल एसोसिएशन है, हम इसमें पढ़ेंगे क्या है ये यूनाइटेड नेशंस, क्या है यूएनएससी, क्या है आईएमएफ, क्या है, क्या इनका रोल है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इनका काम क्या है, आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वीटो पावर क्या है, डेमोक्रेसी को आगे कैसे प्रमोट किया गया, ये केस स्टडी पढ़ेंगे इराक और ब्रिटेन वगैरह के बीच में जो काफी फेमस रहा है, ठीक है। दिस पार्ट इज ओनली रिमेनिंग, और ये जो एंड का पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आगे इसमें देखते हैं, देखिए, तो यूएन की बात कर ले तो यूएन जो है यूनाइटेड नेशन है, ग्लोबल एसोसिएशन है, किसका, नेशंस का ऑफ द वर्ल्ड, ये नेशंस का ग्लोबल लेवल पे एसोसिएशन है, किसके लिए, फॉर मेंटेनिंग और हेल्पिंग फॉर कॉर्पोरेशन इन द इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी, कंट्रीज में आपस में सोशल इक्विटी रहे, ठीक है, स्मूथली पीसफुली सब चलता रहे, इंटरनेशनल लॉज रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके फॉर्मेशन में, कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश करने में, कंट्रीज में सिक्योरिटी रहे, इन सारी चीजों में हेल्प करता है यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल सेक्रेटरी है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं इसी के। अब बात कर लेते हैं किसकी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन क्या का ही, यानी यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है, कंपोनेंट है, या फिर ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द कंट्रीज, मोर और लेस रिलेटेड पर्पस है, क्योंकि हमने यूएन में देखा कि ये ग्लोबल लेवल पर एसोसिएशंस है नेशंस का, टू हेल्प कॉर्पोरेशन इन द इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी। यहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में जाके बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए मेनली हेल्प करता है, और रेस्पॉन्सिबल है पीस मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर, यानी आपस में कंट्रीज में स्मूथली सब कुछ चलता रहे, और it can put together an international army and take action against the wrongdoers। ये इसके पास इतनी पावर है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये कंट्रीज की आर्मी को कंबाइन कर सकते हैं और स्टेप लिया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है जो गलत कर रहा है उस कंट्री के अगेंस्ट में। थर्ड अगर बात कर लें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या काम है वो देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन देता है गवर्नमेंट को या कंट्रीज को, और किसको लोन देना है किसको नहीं देना है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है वो वर्ल्ड बैंक वगैरह के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। सो आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझ में आएगी फिर चीजें। तो 193 मेंबर कंट्रीज हैं एज पर द डेटा ऑफ 1 सितंबर 2012 यूएन के, एंड यूएन हैज 1 वोट इन द यूएन जनरल असेंबली। अब आपको ये समझना पड़ेगा यूएन जनरल असेंबली क्या है, ठीक है।
अभी तक आपने देखा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसके बारे में हम और आगे देखेंगे। इसको समझने के पहले आपको थोड़ा सा यूएन जनरल असेंबली के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो जितने मेंबर कंट्रीज है 193 है एज पर द 1 सितंबर 2012 डेटा यूनाइटेड नेशंस के। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अब हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अब हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये रेगुलरली ये असेंबली गैदर होती है अंडर प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। जो मेंबर कंट्रीज है उसी का एक प्रेसिडेंट जो होता है रिप्रेजेंटेटिव, उनके समक्ष एकदम पेश होती है। जनरल असेंबली पार्लियामेंट की तरह होती है जहाँ डिस्कशंस टेक प्लेस किए जाते हैं, और जो इंटरनेशनल रिलेटेड इश्यूज होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उन पर डिबेट्स डिस्कशंस वगैरह होते हैं। और 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन टेक सच क्रूशियल डिसीजंस। जो 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड नेशंस के, वो ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। और इस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है, ये याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, यूएस। ठीक है, ये परमानेंट मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस के, इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कोई पर्टिकुलर डिसीजन है, इनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो फिर नहीं प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा या वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा आगे। या फिर कहते हैं हम रियल पावर इन्हीं के पास है। जो 10 अदर मेंबर कंट्रीज है वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के थ्रू फॉर 2 years टर्म्स, हर 2 साल के बाद, मतलब जो बाकी 10 है 15 में से वो कंट्रीज बदलते रहते हैं। तो रियल जो 5 कंट्रीज हैं कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, यूएस, इन्हीं के पास ये रियल पावर्स एग्जिस्ट कर रही है। ईच परमानेंट मेंबर हैज वीटो पावर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और परमानेंट मेंबर्स जो है स्पेशली यूएस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मनी नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ यूएन। ज्यादातर जो मनी है वो यूएस के थ्रू यहाँ पर एक तरह से दिया जाता है या कंट्रीब्यूट किया जाता है। और वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर काउंसिल जो है वो डिसीजन नहीं लेती, अगर कोई भी परमानेंट मेंबर नो कहता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रपोजल के लिए। और ये जो सिस्टम है मोर और लेस people and countries to protest and demand that UN became more democratic। और इस सिस्टम के थ्रू जो यूनाइटेड नेशंस है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। आगे अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा, अब हम देखेंगे किसके बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो एक बिगेस्ट मनी लेंडर है फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी किसी भी कंट्री को लोन वगैरह चाहिए तो किसके थ्रू मिल सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू। मनी लेंडर है वर्ल्ड लेवल पे। और किस कंट्री को किस कंट्री को लोन देना है नहीं देना है, ये मेंबर कंट्रीज यहाँ पर डिसाइड करते हैं। इसके अलावा इसके 188 मेंबर्स हैं एज पर द डेटा ऑफ 1 सितंबर 2012, बट डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। द वोट ऑफ ईच कंट्री इज वेज्ड बाय हाउ मच मनी इट हैज टू कंट्रीब्यूट टू द आईएमएफ। ठीक है, किस कंट्री का कितना वोट है वो किसके बेसिस पे देखा जाता है, कितना मनी उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कंट्रीब्यूट कर रखा है। और अगर 52% ऑफ द वोटिंग पावर इन द आईएमएफ इज इन द हैंड्स ऑफ ओनली 10 कंट्रीज, जो 52% है, ठीक है, एक तरह से शेयर कह लो या वोटिंग पावर है, वो 10 कंट्रीज के हाथ में है। यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा एंड रशिया। ये थोड़ा सा देख लेना बुक में, आपको याद रहेगा फिर। और जो इसके अलावा जो 178 कंट्रीज है उनका एक तरह से बात करें तो उनका जो लिटिल से उनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, किसमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। जिनका ज्यादा शेयर है, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा वोटिंग राइट से ज्यादा से है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है। और वर्ल्ड बैंक है सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग। जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो हमेशा सिटीजन कहाँ के होते हैं, यूएस के। और उन्हीं को क्या नॉमिनेट किया जाता है, ट्रेजरी सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूएस गवर्नमेंट, मेनली वहाँ के सेक्रेटरी होते हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, यूएस के सिटीजन होते हैं हमेशा, क्योंकि यूएस जो है ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम अगर थोड़ा सा देखें तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे हैं किसी ना किसी कंट्रीज में हमेशा से। और
कंट्रीज हमेशा से चलते रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएन का सिस्टम ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। आप देख रहे हो ना, हमेशा एक ही कंट्री से क्या हो रहा है, वहां पर जो चीफ है वो इलेक्ट हो रहा है, ट्रेजरी वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह वर्ल्ड बैंक का। तो हम ट्रूली नहीं कह सकते हैं कि 100% डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। ये बातें हमें पता चली है अभी पढ़ के। क्यों एक ही कंट्री से बार बार प्रेसिडेंट बन रहा है? ठीक है, अदर कंट्रीज को इक्वलिटी क्यों नहीं है? क्यों 10 मेंबर्स को या क्यों 5 मेंबर्स को ज्यादा पावर्स है? ठीक है, वीटो पावर है, बाकी कंट्रीज के पास नहीं है। क्यों जो कंट्रीज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आईएमएफ में उन्हीं को ज्यादा % ऑफ वोट है, अदर्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम 100% वर्क नहीं कर रहा है वर्ल्ड लेवल पर भी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो हमारा लास्ट केस है, जो किसके अंडर में आता है, डेमोक्रेसी प्रमोशन के अंडर में आता है, उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या हुआ था इराक में? ये वेस्टर्न एशिया का कंट्री है, ये ब्रिटिशर्स के रूल से इंडिपेंडेंस इसको मिला कब? 1932 में। 1932 में ब्रिटिशर्स के रूल से इसको इंडिपेंडेंस मिलता है और 3 डिकेड्स लेटर वहां पर मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं। 1968 में मिलिट्री का वहां पर जैसे रूल स्टैब्लिश हो जाता है। तो सद्दाम जो सिंस 1968 से वहां पर क्या है, अरबिक सोशलिस्ट जो थे पाक पार्टी के, अरबिक वर्ल्ड पाक मींस रेनेंस। तो सद्दाम हुसैन जो एक पाक पार्टी के लीडर थे, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं 1968 से और पार्टी को पावर में लेकर आए हैं वो। गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया इस्लामिक लॉ को और वुमेन्स को वोटिंग राइट टू वोट मिला, कुछ फ्रीडम्स ग्रांट हुई। ठीक है, नॉट इन अदर वेस्टर्न एशिया, कुछ ऐसे फ्रीडम्स ग्रांट हुई जो कि बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज में नहीं थी। और प्रेसिडेंट बनने के बाद 1979 में सद्दाम ने क्या शुरू कर दिया? डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट और सप्रेस कर दिया अपोजिशन को टू हिज रूल। यानी अगेन क्या हो गया, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई है पार्टी के थ्रू, पर्सन के थ्रू। एंड ही वाज नोन टू हैव गॉट अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स किल्ड। और बहुत सारे जो एथनिक माइनॉरिटीज थे, धर्म के आधार पर दंगे होने लगे। ठीक है, जो कम संख्या में लोग थे मारे जाने लगे, ओपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मारे जाने लगे। और इसके बाद क्या होता है, यूएस और इसके जो फ्रेंड्स थे जैसे ब्रिटेन, उन्होंने इराक पर क्या इल्जाम लगा दिया कि ये क्या रखता है, न्यूक्लियर सीक्रेट वेपन्स रखता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है, जो कि डेंजर है पूरे वर्ल्ड के लिए, बिग थ्रेट है। पर जब यूएन टीम वहां पर इराक में सर्च ऑपरेशंस चलाती है तो वहां पर कोई वेपन्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। और यूएन और इसके फ्रेंड्स ने फिर भी अटैक किया इराक पर और वहां पर ऑक्युपाई कर लिया उसको। सद्दाम हुसैन को पावर से रिमूव कर दिया गया 2003 में। तो यूएन इंस्टॉल्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर ऑफ इट्स प्रेफरेंस। यूएन ने अपने अकॉर्डिंग वहां पर एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सेटअप की। और जो वॉर हुआ इराक के अगेंस्ट में यूएन के थ्रू जो ऑथराइज्ड वॉर हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, बाद में उसको कोफी अन्नान जो थे पर्सन वहाँ के यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बाद में कहा भी कि यूएस वॉर वाज इलीगल वॉर। ठीक है, तो कोफी अन्नान जो पर्सन थे यूएन जनरल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जनरल, उन्होंने बाद में कहा कि यूएस वॉर ऑन इराक वाज द इलीगल वॉर। सो अगर हम कंक्लूड करें तो हमें ये समझ में आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर जिस तरीके से प्रमोट किया गया सद्दाम हुसैन के थ्रू, फिर उसको कन्वर्ट कर लिया गया डिक्टेटरशिप में, तो 100% डेमोक्रेटिक वर्क सक्सेसफुली नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें हम देखी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे बड़ी बात, कैसे पढ़ना है इस लेसन को। ऑब्वियसली एनटीएससी का आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे पढ़ोगे, पढ़ना सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। टॉपिक आपने पढ़ लिया, पूरा लेसन एक ओवरव्यू मिल गया इस लेक्चर से आपको। तो अब आपको करना क्या है, आपको हर केस स्टडी कम से कम अपन ने 5-6 केस स्टडी पढ़े होंगे। देखो हमने चिली का पढ़ा, पोलैंड का पढ़ा, म्यांमार का पढ़ा, गाना का पढ़ा, ठीक है, इराक का पढ़ा। तो लगभग हमने 5 से 6 केस स्टडीज पढ़ ली है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के। ठीक है, तो आपको एक तो क्या करना है, जहां भी ईयर दिया हुआ है थोड़ा सा वो ईयर याद रखना। लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने स्ट्रगल किया वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका रूल हुआ था वहां पर, स्ट्रगल हुआ तो किस रूल के अगेंस्ट में, मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में, पार्टी रूल के अगेंस्ट में,
वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पोलैंड में पार्टी का था, पार्टी के अगेंस्ट में स्ट्रगल था, ना कि मिलिट्री के अगेंस्ट। मिलिट्री के अगेंस्ट में कहाँ कहाँ था, चिली में था, गाना में था, और यहाँ पर बाद में किसमें, इराक में भी मिलिट्री के वो डिक्टेटरशिप आ गई थी अगर हम देखें तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो आपको टेबल दे रखी है किस कंट्री में कब आया वो आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आपको मेंबर कंट्रीज ध्यान में रखना है, प्लस में इनका रोल ध्यान में रखना है। ओके, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द लेसन। तो इस तरीके से आपको इसमें पढ़ना है। होप I will provide PDF because many students may be there who are not having the book of class 9, तो PDF आपको इस लेसन का मिल जाएगा। थैंक यू।